हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज से हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसे आप सभी को पता है कि लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अपन ने ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। बट बाद में पता चला कि लाइट इज नॉट लॉन्जिट्यूडिनल बट इट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। And from wave nature of light we explain interference, diffraction, polarization। मतलब बहुत सारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अपन वेव नेचर कंसिडर करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट कुछ फिनोमिनन ऐसे है, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो इफेक्ट है वो वेव नेचर कंसिडर करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में वी अज्यूम दैट द लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल नेचर, और वी से दैट द लाइट कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट्स एंड दैट बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट्स इज कॉल्ड एज फोटोन। And by considering particle nature of light like photon, we are able to explain the phenomenon of photoelectric effect। तो इस लेक्चर में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, व्हाट इज वर्क फंक्शन, ओके, एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, जैसे आप सभी को पता है कि इन केस ऑफ मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, और एट रूम टेम्परेचर दैट इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड सफिशिएंट एनर्जी and free itself from the attractive force of nucleus। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाहर आ गए, that electron are called as free electron। बट वो जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ मेटल, that free electron is move through out the volume of metal। अब जैसे उस इलेक्ट्रॉन ने मेटल के बाहर आया तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और मेटल में प्रोड्यूस होगा और वो उसको अंदर खींच लेगा। मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन खुद होके उस मेटल के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ वर्क फंक्शन मतलब क्या कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल के बाहर लेके जाना है तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और अगर उसकी एनर्जी, उसकी मिनिमम एनर्जी कॉल्ड वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल के बाहर आएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो उसके पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। तो देखो यहाँ इन मेटल्स in metal the electron in the outer shell of the atom are loosely bound, they move about freely throughout the lattice of positive ion। मतलब देखो यार, जैसे मैंने कहा था इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाहर निकले गए तो पहले एटम क्या था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अब वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है इसको बोलेंगे लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन, और इनके गैप में क्या रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सच लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द फ्री इलेक्ट्रॉन हाउएवर कन्फाइंड टू द कंडक्टर एंड कैनॉट लीव द सरफेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड अंडर मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। द मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के बाहर आएगा विथ इट्स नेगेटिव चार्ज द मेटल सरफेस पुल इट बैक, देयर इज दस ए पोटेंशियल बैरियर, देयर इज दस ए पॉजिटिव चार्ज एंड पुल इट बैक, एंड देयर इज दस ए पोटेंशियल बैरियर एट द मेटल सरफेस विच द फ्री इलेक्ट्रॉन हैव टू ओवरकम इन ऑर्डर टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जैसे मैंने कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो पॉजिटिव चार्ज उसको फिर से अंदर खींच लेगा। तो इसका मतलब क्या? वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ है? पोटेंशियल बैरियर, और वो पोटेंशियल बैरियर इस इलेक्ट्रॉन को इजीली मेटल के बाहर जाने नहीं दे सकता। अब क्या होगा कि अगर उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के बाहर जाना है तो उसको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो देखो यार, वर्क फंक्शन मतलब क्या? The minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface is known as work function of the metal।
देखो यार, अभी मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आएगा इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उस मेटल पे प्रोड्यूस होगा और वो उसको अंदर खींच लेगा, मतलब उसने क्या प्रोड्यूस किया है, पोटेंशियल बैरियर। तो अगर इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली उस मेटल के बाहर जाना है तो उसको मिनिमम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड जो मिनिमम एनर्जी लगेगी सो दैट द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन मतलब क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन to just escape from the metal surface is known as work function of the metal. It is denoted by W naught or phi naught and measured in electron volt. किसमें मेजर करेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन होल्ड। तो यहां आपको ध्यान में रखना है कि वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, ठीक है। और वर्क फंक्शन को मेजर करेंगे इन इलेक्ट्रॉन होल्ड। यहां पे वर्क फंक्शन डिपेंड्स है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। फॉर एग्जांपल वर्क फंक्शन ऑफ प्लेटिनम इज हाईएस्ट विच इज इक्वल टू 5.65 इलेक्ट्रॉन होल्ड, वेयर एज द वर्क फंक्शन ऑफ सीसीएम इज लोएस्ट। अल्कली मेटल जो है उसका वर्क फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम, मतलब सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन रहता है सीसीएम का और हाईएस्ट वर्क फंक्शन रहेगा यहाँ पे प्लेटिनम का, ओके। और वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन होल्ड। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाया था, द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 होल्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन होल्ड। सो 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 होल्ड। सो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q into V। वर्क डन इक्वल टू Q into V, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और जितना वर्क डन करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगी, चेंज। और वी से दैट एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q into V। और यहाँ पे मैंने कहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड मतलब क्या, एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 होल्ड। तो यहाँ पे चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ एंड पोटेंशियल डिफरेंस है 1 होल्ड। सो कितनी एनर्जी होंगी, 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड मतलब 1.602 × 10⁻⁹ जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन होल्ड इक्वल टू 1.602 और सिंपली 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है वर्क फंक्शन, द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, work function, the minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface. The minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface is called as work function, and that work function is measured in electron hole. और electron hole मतलब क्या, energy gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt. Okay. अब next है different way in which the electrons are emitted from the metal surface. तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिशन, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन, एंड इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। नंबर 1 है थर्मियोनिक इमिशन। अब देखो यहाँ अगर किसी मेटल को हमने हीट किया तो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब हीट एनर्जी। अब जैसे उसने हीट एनर्जी एब्सॉर्ब किया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एंड इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, द इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड सच टाइप ऑफ इमिशन इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक इमिशन, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड आर कॉल्ड एज थर्मल इलेक्ट्रॉन और थर्मिआयंस। तो देखो यहाँ व्हेन मेटल इज हीटेड, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स सफिशिएंट thermal energy and they can overcome the surface barrier. This method of removal of electron is called as thermionic emission, ठीक है। और थर्मिआयंस और थर्मो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए उसको क्या बोलेंगे, थर्मो इलेक्ट्रॉन और थर्मिआयंस, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल व्हेन हीटेड इज कॉल्ड एज थर्मियोनिक इमिशन। सेकेंड है फील्ड और कोल्ड कैथोड इमिशन। अब देखो यहाँ सपोज एक मेटल ब्लॉक है, इसके इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है,
तो मैं क्या करूंगा, इसको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, इसको दो प्लेट के बीच में रख दिया, इस प्लेट को मैंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू V बाई डी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव, दिस फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन A इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E बाई m। जैसे वो एक्सेलरेट होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, V इक्वल टू यू प्लस AD, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड सच टाइप ऑफ इमिशन इज कॉल्ड एज फील्ड और कोल्ड कैथोड इमिशन। तो देखो यार, व्हेन मेटल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ to 10⁸ होल्ड पर मीटर, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट एंड दिस इज नोन एज फील्ड और कोल्ड कैथोड इमिशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वे इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो नंबर 1 था थर्मोनिक इमिशन, नंबर 2 है फील्ड इमिशन, ओके। नंबर 3 है सेकेंडरी इमिशन। अब देखो यार, सेकेंडरी इमिशन में क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल सरफेस है, इसके इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, तो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन लिया, इसको एक्सेलरेट किया एंड स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ये क्या करेगा, पार्ट ऑफ देयर एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को, पार्ट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को। अगर वो इलेक्ट्रॉन, अगर उन्होंने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की वो अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार के इमिशन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इमिशन। तो देखो यार, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मेटल सरफेस, दे ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल। एज ए रिजल्ट, द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम मोर देन द वर्क फंक्शन of the metal and they get ejected from the metal surface and the emitted electrons are called as secondary electrons and this method of removal of electron is called secondary emission। आगे ध्यान में, और लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इसमें मैंने कहा था, when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency incident on metal, then electrons are emitted and this type of emissions is called as photoelectric emission. So it is the process in which electrons emitted from a metal surface, it is the process in which electrons is emitted from metal surface when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it, when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it and the emitted electrons are called photoelectrons but their rate of emission is very low, okay। तो देखो यार, फिर से एक बार, अगर मुझे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेन करना है, देन वी कंसीडर द वेव नेचर ऑफ लाइट। बट मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, तो उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम उसको यूज करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और वी से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट्स एंड दैट बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट्स इज कॉल्ड एज फोटोन। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज फोटोन। तो देखो यार, द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियरली इंडिकेट दैट व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ मैटर it behaves as if it was made up of discrete packets of energy called quanta. सबसे important part, it is observed that when light interact with matter, it behaves as it was made up of discrete packets of energy called quanta, and each quantum of light has energy h nu. हर quantum को कितनी energy रहेगी? E equal to h nu.
where h is the Planck's constant and nu is the frequency, and हर फोटोन को क्या रहेगा, मोमेंटम, और उसकी वैल्यू कितना है, h nu by c. And the fact that light quantum has definite energy as well as momentum. Light quantum has definite energy as well as momentum allow us to associate a particle with it, and this particle was called photon. तो अगेन आपको क्या ध्यान में रखना है कि इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर it behaves as if it is made of discrete packets of energy called quanta. ठीक है, मतलब यहाँ पे जब रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट होगा तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है उसको आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट या वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट. ठीक है, मतलब उसको क्या है, पार्टिकल नेचर है, and that particle nature is called as photon. ठीक है, the particle nature of electromagnetic radiation was further confirmed in 1924 by the experiment of A.H. Compton of scattering of X-ray by electron, and the phenomenon of increase in the wavelength of X-ray photon scattered by striking electron is called as Compton effect. ऐसे दो इफेक्ट है, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही दिया है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो फिर से एक बार, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर वी अज्यूम दैट द रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन. तो हम देखने वाले हैं अभी फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो देखो यहाँ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दैट इज फोटोन. So photon is a packet of energy or quantum of energy ejected at the speed of light by an emitter. The energy of each bundle or packet, the energy of each bundle or packet or photon is given by equation E is equal to h nu. तो आपको ध्यान में रखना है कि energy of photon, सिंगल फोटोन जो है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, E equal to h nu, where h is the Planck's constant. ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना है, 6.65 × 10⁻34 जूल सेकेंड. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अगर सिंगल फोटोन की जगह n फोटोन है, सो एनर्जी ऑफ n फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू nh न्यू. एनर्जी ऑफ n फोटोन E इज इक्वल टू nh न्यू. अब देखो यार, ए सोर्स ऑफ रेडिएशन इमिट एनर्जी in the packets when it goes from higher energy state to the lower energy state, and absorb energy in packet when it goes from lower energy state to higher energy state. जैसे आप सभी को पता है कि जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जितनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब किया था वो इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. अगर उसने एनर्जी एब्सॉर्ब किया देन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h न्यू. एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब देखने वाले हैं सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, in the interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particle, and that particle is called as photon. In the interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particle, and that particle is called as photon. Number 2, energy of each photon equal to h nu, और हर फोटोन को मोमेंटम रहेगा P is equal to h by lambda और h न्यू अपॉन c. इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे. ठीक है, तो हर फोटोन की एनर्जी रहेगी E इज इक्वल टू h न्यू. अगर n नंबर ऑफ फोटोन है देन एनर्जी E इज इक्वल टू nh न्यू. नेक्स्ट है, ऑल द फोटोन ऑफ लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. अब देखो यार, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब क्या,
द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल, अगर एक बल्ब लेंगे, अगर उस बल्ब में से करंट कम पास हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है। अगर मैंने जैसे करंट बढ़ाया तो लाइट ब्राइट हो जाएगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ गई, मतलब नंबर ऑफ फोटोन इमीडिएट पर सेकेंड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होगा, द नंबर ऑफ फोटोन इमीडिएट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। वेयर एज एनर्जी ऑफ फोटोन, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन का रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, सिंस C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको पता है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा, तो इसको आप लिख सकते हैं h c बाय लैम्डा, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c बी द स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है या वेवलेंथ कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने कहा कि 100 फोटोन है, हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू, हर फोटोन की वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, तो सभी फोटोन की एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम, ठीक है, सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में आता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ेगी या कम होंगी या कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो है वो सिंपली डिपेंड है फ्रीक्वेंसी के ऊपर या वेवलेंथ के ऊपर। इंटेंसिटी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ेगी क्या, नहीं। इंटेंसिटी मतलब क्या, द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड, उसको बोलेंगे इंटेंसिटी, बट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो फॉर ए लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर से एक बार देखो, इंटेंसिटी बढ़ी तो एनर्जी बढ़ेंगी क्या, नहीं। इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बढ़ जाएंगे, ओके। और अगर इंटेंसिटी कम होती है तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड क्या हो जाएंगे, कम, ओके। बट एनर्जी जो है वो डिपेंड्स है ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। फिर से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसके ऊपर डिपेंड है एनर्जी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ेंगी क्या, नहीं, क्योंकि एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। फिर इंटेंसिटी के ऊपर क्या डिपेंड है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट है, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फोटॉन्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एंड हेंस दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, देखो यार, अगर इंटेंसिटी बढ़ती है, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन ए गिवन एरिया in a given time, but the energy of each photon remains the same। आगे ध्यान में, मतलब इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन ए गिवन एरिया पर यूनिट टाइम वो बढ़ जाएगा, बट एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स द सेम, ठीक है। फिर से एक बार, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, there is an increase in the number of photon incident on a given area in a given time, but the energy of each photon remains the same। next है, the frequency of photon does not change as it travel from one medium to another medium। जैसे आपने देखा था ना लाइट में कि when light travel from one medium to another, frequency remain constant, only speed and wavelength changes। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि when photon travel from one medium to another medium, the frequency of photon does not change, ठीक है, as it travel from one medium to another। नेक्स्ट है, the speed of photon changes as it travel through different media due to the change in the wavelength, and photon travel with the speed of light in vacuum। ठीक है, तो देखो यार, जैसे लाइट में था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रहेगी, मैक्सिमम, और जैसे वो किसी मीडियम में चला गया तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ओनली स्पीड एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस।
तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा कि द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एज इट ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ एंड फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नेक्स्ट है फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास। इसका मतलब क्या, कभी भी आपको फोटोन एट रेस्ट मिलेंगे नहीं, फोटोन ऑलवेज क्या रहेंगे, इन मोशन। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, इट मींस फोटोन कैनॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। फोटोन कहीं भी कहीं पड़े मिलेंगे क्या आपको, नहीं। फोटोन लाइट जो है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। मतलब फोटोन कैनॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट एंड मास ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v इज गिवन बाय, देखो एक आइंस्टाइन एक रिलेटिविस्टिक मास दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल इन मोशन का एक फॉर्मूला है m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप गाड़ी चला रहे और एक आधा इंसेक्ट आपको स्ट्राइक किया, तो इंसेक्ट जैसे आपको स्ट्राइक करेंगे तो आपको फील होगा कि नहीं, क्यों? क्योंकि जब कोई भी बॉडी मोशन में रहती है तो उसका रिलेटिविस्टिक मास दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो m नॉट ये क्या हो गया, रेस्ट मास, और m क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन। अगर मैं वेइंग मशीन पे दौड़ते हुए आया और उसके ऊपर जंप किया तो मेरा मोमेंटरीली मास बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो रिलेटिविस्टिक मास दैट इज मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ देखो रेस्ट मास क्या रहेगा, m नॉट इक्वल टू m टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब जैसे मैंने कहा था कि फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, c, तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना आ गया, 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना आ गया, 0। दैट इज वी से दैट द फोटोन हैज 0 रेस्ट मास, दैट इज फोटोन कैनॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप द इक्विवेलेंट मास m ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय, देखो एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, देयरफॉर मास m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। So from Einstein mass energy relationship, the equivalent mass m of a photon is given by E equal to mc square, energy E, तो m equal to E upon c square. Again energy of photon E is equal to h nu upon c square. Again c is equal to nu lambda, तो nu equal to c by lambda, तो 1c कैंसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, 1c कैंसिल हो गया, तो ये क्या h अपॉन सी लैम्बडा। सो मास ऑफ फोटोन E इक्वल टू m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर बोलो, या h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, और न्यू की वैल्यू c बाय लैम्बडा डाल दिया, तो 1c कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा h अपॉन सी लैम्बडा, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड लैम्बडा विद द वेवलेंथ। नेक्स्ट है नंबर 10, the magnitude of momentum of photon is p equal to e by c or p equal to h nu by c or p equal to h by lambda। तो देखो यार, according to Einstein mass energy relation, E equal to mc square, इसको लिखेंगे m into c product of mass into velocity का momentum, so E equal to pc, so momentum P equal to E by c, so momentum of photon P equal to E by c, again energy of photon E is equal to h nu, so momentum in terms of frequency P equal to h nu by c, again frequency nu equal to c by lambda, c cancel, so momentum P is equal to h by lambda। ठीक है, ये हो गया momentum of photon। नेक्स्ट है, अब देखो यार एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, सो वी नो दैट एनर्जी E is equal to h nu, again E equal to h c by lambda because frequency nu is equal to c by lambda। तो देखो यार
h की वैल्यू कितना है 6.63 into 10 to the power minus 34 और स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 तो इसको मल्टीप्लाई करो 19.89 into 10 to the power minus 34 plus 8 minus 26 तो hc की वैल्यू कितना हो जाएगी 19.89 into 10 to the power minus 26 upon lambda energy of photon 19.89 into 10 to the power minus 26 upon lambda joule जो कि एनर्जी इन जूल। जनरली एनर्जी ऑफ फोटोन मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको डिवाइड करेंगे स्मॉल e से, तो यहाँ पे देखो E इक्वल टू h न्यू और hc बाय लैम्डा इनटू e इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब hc बाय लैम्डा को मैंने डिवाइड किया स्मॉल e से, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ पे hc बाय e की वैल्यू कितना है hc अपॉन e मतलब 19.89 into 10 to the power minus 26 अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो आता है नियरली 12.43 into 10 to the power minus 7। तो E इक्वल टू hc बाय लैम्डा इनटू e और 12.43 into 10 to the power minus 7 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जनरली एनर्जी ऑफ फोटॉन पूछते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप डायरेक्टली लिखना 12.43 into 10 to the power minus 7 अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ ऑफ फोटॉन है 5000 एंगस्ट्रॉम और आपको पूछा है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डायरेक्टली लिखेंगे 5 into 10 to the power minus 7 minus 7 कैंसिल 12.43 upon 5 तो नियरली 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द एनर्जी ऑफ फोटॉन। आगे समझ। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया। सो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि उनकी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंजेस जैसे लाइट में होता है, सेम यहाँ होगा कि स्पीड ऑफ फोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ओनली फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होगी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना है। थैंक यू।